हेलो बच्चों, कैसे हो सब। क्या आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में नहीं आ रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक डिटेल्ड बट इजी वे में समझेंगे। आई गारंटी इससे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरह से इस सीक्वेंस में आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आएगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसने देखा, कैसे देखा, इसके कंपोजिशन, इसके नेचर के बारे में किसने बताया, राइट। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ये बहुत ही एक थिन लेयर है, एक डेलिकेट, एक लगभग ट्रांसपेरेंट लेयर है और इसको देखना इतना आसान नहीं है। तो 1950 तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन इसके नेचर की, इसके कंपोजिशन की बात ऑलरेडी हो चुकी थी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना है, ये बेस्ड ऑन वेरियस बायोकेमिकल स्टडीज पता लगा लिया गया था। और फिर 1950 के बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स इन्वेंट हुए, तब जाके फर्स्ट टाइम रॉबर्टसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा। तो इसके कंपोजिशन की, इसके नेचर की बात सबसे पहले किसने की? ओवरटन ने इन 1895। उसने क्या कहा? उसने कहा जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये लिपिड नेचर की है। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो रूट्स पे काम कर रहा था, रूट हेयर्स पे। और उसने क्या देखा, जब वो इन रूट हेयर्स को लिपिड सॉल्युबल चीजों में डाल रहा था तो चीजें अंदर जा रही थी सेल के, लेकिन जब वो वाटर सॉल्युबल चीजों में डाल रहा था तो चीजें अंदर नहीं जाती थी आसानी से। तो इसने क्या सोचा, सेल मेम्ब्रेन जो है इसका नेचर लिपिड होगा। क्यों? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लिपिड में से ही लिपिड पास हो जाएगा, पानी में से ही पानी पास हो जाएगा, या लिपिड में से लिपिड सॉल्युबल चीजें जाएंगी, पानी में से वाटर सॉल्युबल चीजें जाएंगी। तो इस आइडिया को लेके उन्होंने क्या कंक्लूड किया, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है ये कैसा है बेटा, ये लिपिड नेचर का है। तो ये किसने ऑब्जर्व किया था? ओवरटन ने 1895 में। तो क्या उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा था? नहीं, उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को नहीं देखा था। उसने बस इसके नेचर की बात की। क्यों? क्योंकि सेल सबको पता था सेल है। 1665 में ही रॉबर्ट हुक ने सेल देखी थी। फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखी थी? एवी लेवेनहॉक ने। सेल थ्योरी शीरेन शॉन ने दी थी। उन्होंने क्या बताया था? सारे प्लांट, सारे एनिमल सेल के बने हैं। तो सेल है, सेल के बाहर की एक बाउंड्री है। इस बाउंड्री के बारे में सबको पता था, लेकिन ये कैसी है, किस तरह से अरेंज्ड है, इसका कंपोजिशन क्या है, ये नहीं पता था। तो ओवरटन ने सबसे पहले इसके बारे में एक बात कही कि ये लिपिड नेचर का मेम्ब्रेन है। देन 1917 में लैंगमेयर ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया? इसने सेल से लिपिड्स को निकाल दिया, एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसको पानी के ऊपर स्प्रेड किया। और इसने क्या देखा, जिस तरह से आप अगर तेल को पानी में डालोगे तो वो एक लेयर जैसी बनाता है, सिमिलर वे में जब इसने मेम्ब्रेन से लिपिड्स को निकाला, एक्सट्रैक्ट किया और उनको पानी के सरफेस पे डाल दिया, तो इसने क्या देखा? इसने देखा जो ये लिपिड्स है ये इस पानी पे इस तरह से अरेंज हो रहे थे कि इन लिपिड्स के हेड्स जो है पानी को फेस कर रहे थे और इनकी टेल्स पानी से दूर हवा में रह रहे थे। तो ये इसका ऑब्जर्वेशन था। और इसने क्या दिया? इसने लिपिड मोनोलेयर मॉडल दिया। किसने? लैंगमेयर ने 1917 में। और इसने क्या कहा, जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये इन द फॉर्म ऑफ अ लिपिड मोनोलेयर है। किसने कहा बेटा? लैंगमेयर ने कहा लिपिड मोनोलेयर हमारे सेल के बाहर प्रेजेंट है। उसके बाद आए गॉटर और ग्रेंडल, जिन्होंने 1925 में क्या किया, इन्होंने आरबीसी के मेम्ब्रेन से लिपिड्स को एक्सट्रैक्ट किया और इन्होंने उन लिपिड्स को लैंगमेयर की तरह ही पानी के सरफेस पे स्प्रेड किया। और क्या कैलकुलेट किया? इन्होंने सरफेस एरिया को कैलकुलेट किया। दूसरे साइड से आरबीसी के मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को कैलकुलेट किया। तो इन्होंने क्या देखा, जो ये लिपिड्स इन्होंने एक्सट्रैक्ट किए थे इसका सरफेस एरिया 2 टाइम्स, 2 गुना, डबल आ रहा था एज कंपेयर टू द सरफेस एरिया ऑफ एन आरबीसी। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है, तो इन्होंने लिपिड बाइलेयर मॉडल दिया। तो इन्होंने कहा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें लिपिड की सिंगल लेयर नहीं होती है, इसमें लिपिड्स की 2 लेयर्स होती है।
ओके तो लिपिड बाइलेयर मॉडल किसने दिया? गॉटर ग्रैंडल ने। कब दिया? 1925 में। उसके बाद और दो साइंटिस्ट आए, डैनियली डैवसन, जिन्होंने 1935 में क्या किया, इन्होंने सैंडविच मॉडल दिया। क्यों? अभी तक अब ये तो चीज पता चल गई थी कि लिपिड इन द फॉर्म ऑफ अ बाइलेयर है, लिपिड की दो लेयर्स है जो मेम्ब्रेन बनाती है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा था कि वाटर सॉल्युबल चीजें फिर अंदर कैसे जाती है, क्योंकि अगर ये लिपिड है तो पानी या पानी में डिसॉल्व होने वाली चीजें, पोलर चीजें मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकती, लेकिन मेम्ब्रेन के अंदर पोलर चीजें फॉर एग्जांपल वाटर जाता है। कैसे जाता है? उसके लिए डैनियल डैवसन ने लिपिड प्रोटीन लिपिड मॉडल दिया। इन्होंने क्या कहा, एक लिपिड की बाइलेयर तो है, नो डाउट ये लिपिड की बाइलेयर है, लेकिन इस लिपिड बाइलेयर के बाहर प्रोटीन की एक थिन कवरिंग होती है, जस्ट लाइक अ सैंडविच। इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को आप सब्जियां, बटर वगैरह समझो, और ये जो प्रोटीन है जस्ट लाइक टू पीसेस ऑफ ब्रेड, ये इसको बाहर से सराउंड करती है। तो इन्होंने सैंडविच मॉडल दिया, जिसके हिसाब से एक लिपिड बाइलेयर है और उसके बाहर प्रोटीन्स की दो लेयर्स है, अंदर वाले साइड से एक लेयर, बाहर वाले साइड से एक लेयर। तो यहाँ पे प्रोटीन्स का कॉन्सेप्ट आया, ये सोच के कि प्रोटीन्स पोलर होते हैं, तो पोलर प्रोटीन्स प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में, जो पानी या पानी में डिसॉल्व होने वाली पोलर चीजों को अंदर जाने देगा। लेकिन फिर भी ये मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज, फीचर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट एक मॉडल आ गया जिसमें ये कॉन्सेप्ट तो था कि लिपिड्स के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स का प्रेजेंस भी है। ओके तो ये तो थी 1935 तक की बात। तो यहां तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अब पता चल चुकी थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड का बना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो लिपिड लेयर्स है। ओके तो ये चीजें पता चल गई थी। फिर 1950s के बाद आ गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और फर्स्ट टाइम रॉबर्टसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा और उसने एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया। क्या दिया? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। उसने कोई डिस्कवरी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड, कोई कंपोजिशन की बात की, किसी कंपोनेंट की बात की? नहीं, उन्होंने बस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डिफरेंट सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को देखा। सिर्फ सेल्स नहीं, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज, क्योंकि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक तो सेल के बाहर होता है और सेल की ऑर्गेनेलीज के बाहर भी होता है। तो इसने सारे मेम्ब्रेन्स को स्टडी किया और इसने क्या देखा, इसने हर एक जगह एक पैटर्न देखा। इसने क्या पैटर्न देखा? एक डार्क लाइट डार्क पैटर्न देखा। तो इसने जो भी मेम्ब्रेन देखा, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे एक डार्क लाइट डार्क जैसा एक पैटर्न दिखा, जो सभी मेम्ब्रेन्स में कॉमन था। एक डार्क पैटर्न फॉलोड बाय बीच वाला लाइट पैटर्न और साइड में और एक डार्क पैटर्न। तो ये सारे मेम्ब्रेन्स ऐसे ही दिखते थे। इनफैक्ट इसने इसके डायमेंशंस भी बता दिए। जो ये डार्क बैंड था, ये कितना था? लगभग 2 नैनोमीटर के बराबर। जो ये लाइट वाला बैंड था, ये लगभग 3 से 3.5 नैनोमीटर के अराउंड, और अगेन जो डार्क बैंड था, ये 2 नैनोमीटर था। तो टोटल इसका जो डायमेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट कम्स टू बी 7.5 नैनोमीटर। तो इसने इस मॉडल का नाम क्या रखा? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मींस सेम, जो सब में कॉमन है। तो एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के हिसाब से सारे मेम्ब्रेन्स एक जैसे दिखते हैं और उनका डायमेंशन भी सेम है। वो कितने थिक है? वो लगभग 7.5 नैनोमीटर थिक होते हैं। तो एक बारी जल्दी से जो अभी तक पढ़ा, इसको रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले ओवरटन ने 1895 में क्या कहा? इसने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका कैसा नेचर है? ये लिपिड नेचर का है। उसके बाद दूसरे कौन आए? दूसरे आए लैंगमेयर। उन्होंने 1917 में क्या कहा? उन्होंने कहा जो सेल मेम्ब्रेन है, ये कैसी होती है? ये एक मोनोलेयर के फॉर्म में होती है। ओके फिर तीसरे आए गॉटर एंड ग्रैंडल 1925 में। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने पहली बार कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर के
फॉर्म में है। उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए डैनियल और डेवसन, जिन्होंने 1935 में सैंडविच मॉडल दिया। इनके सैंडविच मॉडल के हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है? एक लिपिड बाइलेयर है और इसके बाहर दोनों साइड से प्रोटीन है। तो प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल भी आप इसको कह सकते हो। ये किसने दिया? ये डैनियल डेवसन ने 1935 में दिया सैंडविच मॉडल। ये आपसे पूछा जाता है बेटा सैंडविच मॉडल क्या है, किसने दिया, किस ईयर में दिया और इसके हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें हैं, लिपिड है और प्रोटीन है। तो प्रोटीन की बात सबसे पहले किसने की? डैनियल और डेवसन ने की। क्लियर? उसके बाद कौन आए? उसके बाद रॉबर्टसन आए 1959 में। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी आपसे पूछा जाता है। इसके हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डायमेंशंस क्या है वो पूछे जाते हैं। तो इतने सारे मॉडल्स दे दिए गए थे जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन, लिपिड बाइलेयर, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स, ये सारी चीजें ऑलरेडी पता चल चुकी थी। हालांकि अब रॉबर्टसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले देखा, लेकिन उन्होंने उसको इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स देखा और ये बात कही कि सारे मेम्ब्रेन्स एक जैसे हैं। उसके बाद 1963 में एक टेक्निक डेवलप की मूर एंड मोहलेथर ने। इस टेक्निक का नाम क्या है? फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक, जिसमें हम क्या करते हैं? किसी चीज को फ्रीज करते हैं, उसके बाद एक स्पेशल नाइफ से उसको तोड़ देते हैं बीचों बीच और अंदर की चीजों को स्टडी करते हैं, उसका एक रेप्लिका बनता है। उसके लिए भी एक प्रोसीजर है जिसमें कार्बन प्लैटिनम का यूज करके उसका एक रेप्लिका बना दिया जाता है। सिमिलर वे में जैसे आप वो वीडियोस देखते हो, वो अपना हाथ एक लिक्विड में डिप करते हैं, वो सेट हो जाती है, फिर उसमें वो दूसरा लिक्विड डाल देते हैं और फाइनली जो चीज आपने उसमें डाली है उसका एक वो स्टैचू जैसा, एक रेप्लिका जैसा बनता है। राइट? बिल्कुल उसी तरह से ये टेक्निक है जिसमें किसी चीज को फ्रीज किया जाता है। फ्रीज किसमें करते हैं बेटा? लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इसमें किसी भी चीज को आप डाल दो तो वो फ्रीज हो जाती है। उसके बाद इसको क्या किया जाता है? फ्रैक्चर किया जाता है, मतलब तोड़ दिया जाता है। सिमिलर वे में जैसे आप पानी को फ्रीजर में रखते हो, पानी को आप तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते, लेकिन आप पानी को फ्रीजर में रखोगे वो फ्रीज हो जाएगा। आप उस आइस को तोड़ के देखो तो आपको अंदर की सारी चीजें दिखेंगी। राइट? दिखेंगी ना? वैसे ही अगर पानी में बहुत सारी चीजें हैं, आप उनको नहीं निकाल सकते, तो आप उनको कैसे निकाल सकते हो? आप उसको फ्रीज करोगे, फ्रीज करके ब्रेक करोगे बीचों बीच और अंदर की चीजों को निकाल के देखोगे। ये वैसी ही एक टेक्निक है जिसमें चीजों को फ्रीज करके फ्रैक्चर करके स्टडी किया जाता है। और सेल मेम्ब्रेन पे सबसे पहले इसको अप्लाई किसने किया? इस टेक्निक को डैनियल ब्रांटन ने। उन्होंने क्या किया? इमेज कैप्चर की। कैसे? जो मैंने कहा रेप्लिका बनाया जाता है और फिर उस रेप्लिका को स्टडी किया जाता है, तो इन्होंने वही रेप्लिका बनाए और उनकी इमेज को कैप्चर कर लिया। तो इन्होंने इतना ही काम किया। इन्होंने उसके बाद नहीं सोचा कि जो ये इमेज में दिख रहा है उस पर इन्होंने पॉन्डर नहीं किया। इन्होंने बस इमेज कैप्चर की और ये इनका काम था। लेकिन उसके बाद और एक एक्सपेरिमेंट हुआ, सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट, जो फ्राई और एडिडन ने 1970 में किया। इन्होंने एक फ्यूजन एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने एक ह्यूमन सेल और माउस सेल को लेबल किया, या आप कहो उनके प्रोटीन्स को लेबल किया। किससे? डिफरेंट फ्लोरेसेंट डाइज से। एक का रेड किया, एक का ग्रीन कर दिया। ठीक है? तो डिफरेंट कलर की डाइज का यूज करके लेबल कर दिया गया। ह्यूमन सेल को एक फ्लोरेसेंट डाई से लेबल किया और माउस सेल के मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को दूसरे डाई से लेबल किया। अब इन दो सेल्स को फ्यूज किया। अगर ये फ्यूज होते, एक ही जगह रहते, तो जो चीज जहां थी वो वहीं पे रहती। लेकिन इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कलर्स मिक्स हो रहे थे आफ्टर फ्यूजन। तो इन्होंने ये काम किया, सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन इन्होंने कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया बेटा, इन्होंने बस एक्सपेरिमेंट्स किए। लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स को एनालाइज किसने किया? वो सिंगर और निकोलसन ने किया। इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। जो ऑलरेडी मॉडल्स आ चुके थे जिससे ये पता चल चुका था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और प्रोटीन्स है। उसके बाद फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक से अंदर का स्ट्रक्चर
उसका एक रेप्लिका बना दिया गया। वो इमेज डैनियल ब्रैंटन ने कैप्चर की, लेकिन उन इमेज को बाद में स्टडी सिंगर निकोलसन ने किया। इन्होंने इस पे सोचा, उन्होंने सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को, जो ये कलर्स मिक्स हो रहे थे, इन सब चीजों पे इन्होंने सोचा और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मॉडल बनाया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इन द ईयर 1972, एंड दिस मॉडल इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस मॉडल के हिसाब से कैसा दिखता है बेटा? ऐसा दिखता है। ये आपके एनसीईआरटी की इमेज है। तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा। इस मॉडल के हिसाब से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे पहले तो क्या प्रेजेंट है? हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे पहले एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, जो आपको ये दिख रही है। ये एक लेयर हो गई, ठीक है, और ये दूसरी लेयर हो गई। ये इनके हेड्स है फॉस्फोलिपिड्स के, और ये अंदर जो आपको दिख रही है ये इनकी टेल्स है। इस स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे? यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की एक बाइलेयर प्रेजेंट है, और इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट है। जैसे आप एक स्विमिंग पूल को कंसिडर करो। एक स्विमिंग पूल में आप क्या देखते हो? पानी होता है, फिर उस पानी के अंदर कुछ लोग स्विम कर रहे हैं, कुछ लोग ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, और कुछ लोग बस साइड में या तो अपने पैर डाले हुए बैठे हैं या तो खड़े रह रहे हैं चिपके हुए दीवार के साथ। तो डिफरेंट तरह के आप वहां पे लोग देखते हो। वैसे ही ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को आप पूल का पानी समझो, और इस पानी में ये जो आपको चीजें दिख रही हैं ये लोग हैं। असल में ये है क्या बेटा? ये प्रोटीन्स हैं। अब ये प्रोटीन्स दो तरह के हो सकते हैं। या तो ये स्विमिंग कर रहे हैं, पूरा पानी के अंदर है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्रोटीन इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर घुसा हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, या आप इसको इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कह सकते हो, इंटरनल प्रोटीन भी कह सकते हो। और वो प्रोटीन जो बिल्कुल लोगों की तरह फ्लोट कर रहे हैं, कुछ पार्ट उनका अंदर है कुछ पार्ट बाहर है, तो वो ये वाले प्रोटीन्स है, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं, या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। तो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये तो पहले से ही पता था, इन्हों ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन प्रोटीन्स कैसे अरेंज्ड है वो ये मॉडल हमें बताता है, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसके हिसाब से प्रोटीन्स की लेयर्स नहीं है लाइक द सैंडविच मॉडल, नहीं, बट ये प्रोटीन्स हमारे मेम्ब्रेन में बिल्कुल स्विमिंग पूल में लोगों की तरह है। कुछ बिल्कुल अंदर घुसे हुए हैं जिनको इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं, और कुछ पेरिफ्रीज पे प्रेजेंट है, या जिनका कुछ पार्ट फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर है लेकिन कुछ पार्ट सेल के बाहर भी है। तो इनको हम पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर in which there are various proteins embedded, या तो completely embedded है, then we call them as integral or intrinsic membrane proteins, और कुछ proteins है जो बस peripheries पे है, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? उनको हम कहते हैं extrinsic और peripheral proteins। समझ में आ गया? ओके। और ये पेरिफेरल और ये क्या है? आपकी एनसीईआरटी कहती है डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। वो मैं यहीं पे एक्सप्लेन करती हूँ। जो ये मेम्ब्रेन के अंदर घुसा हुआ प्रोटीन है बेटा, इसको बाहर निकालना मेम्ब्रेन से डिफिकल्ट है, तो बेस्ड ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन ही हम इनको क्लासिफाई करते हैं एज इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। मींस ये मेम्ब्रेन का एक अटूट हिस्सा है। आप इस प्रोटीन को बाहर नहीं निकाल सकते। आप इसको तभी बाहर निकाल सकते हो जब आप इस मेम्ब्रेन को पूरा तोड़ दो, तभी ये बाहर आएगी। जस्ट लाइक अ नेल, जो आपने एक कील दीवार में घुसा दी है, पूरा का पूरा वो दीवार के अंदर घुस चुका है, तो आप उस कील को बाहर नहीं निकाल सकते। आपको दीवार तोड़नी पड़ेगी तब वो कील बाहर निकलेगी। लेकिन दूसरा कील आप ले लो जिसमें आप यूजुअली ये हैंगिंग्स वगैरह लगाते हो, तो उसका कुछ पार्ट ही दीवार के अंदर होता है और मैक्सिमम पार्ट उसका बाहर ही रहता है। तो उसमें हम बहुत सारी चीजों को टांग देते हैं, लेकिन उसको आप इजीली रिमूव भी कर सकते हो। वैसे ही आप कंसीडर कर सकते हो इन पेरिफेरल प्रोटीन्स को, जो पार्ट मेम्ब्रेन के अंदर है लेकिन मेजर पार्ट उनका मेम्ब्रेन के बाहर ही रहता है, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो क्या हमारे मेम्ब्रेन में बस प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स ही है? नहीं, हमारे मेम्ब्रेन में आपको कुछ और चीजें भी देखने को मिलेंगी। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल,
एंड देन दीज चेन्स जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये चेन्स जैसी, ये क्या है बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ भी लगे हुए हैं। जब ये प्रोटीन्स के साथ लगे होते हैं तब हम इनको क्या कहते हैं, तब हम इनको ग्लाइको प्रोटीन्स कहते हैं। और अगर ये फॉस्फोलिपिड के साथ लगे हुए हैं तब हम इनको क्या कहते हैं बेटा, ग्लाइकोलिपिड्स। तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है 4 चीजों का बना है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का, जिसमें प्रोटीन्स है 2 फॉर्म में, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। उसके बाद इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी 2 तरह के हो सकते हैं, आइदर ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्लियर? तो यहाँ आप देख लो बेटा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सिंगर एंड निकोलसन 1972, जिसके हिसाब से ये एक सिंप्लीफाइड इमेज मैंने आपके लिए बनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपको ये चीजें दिख रही है, यही फॉस्फोलिपिड्स है। आप हर एक मॉलिक्यूल को कैसे देखते हो, इस तरह से देखते हो। इसमें एक हेड होता है और 2 टेल्स होती है ना, आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ये एक हेड होता है जो पोलर होता है, ठीक है, क्योंकि ये फॉस्फेट का बना है, चार्ज्ड पार्ट है, तो ये वाला पार्ट इसका पोलर रहता है। और नीचे जो आपको दिख रही है ये टेल्स, ये असल में फैटी एसिड्स की बनी है। फैटी एसिड्स मींस ये बस कार्बन 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 की चेन्स है। तो ये वाला पार्ट इसका नॉन पोलर है। कैसा है? तो आपका फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है, इसके 2 पार्ट्स है। एक पोलर हेड होता है जो फॉस्फेट ग्रुप का बना होता है, और 2 टेल्स होती है जो एक्चुअली हाइड्रोकार्बन चेन्स होती है, और ये नॉन पोलर होता है। तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों पार्ट्स है। ये पोलर पार्ट जो है बेटा, ये पोलर है, मींस ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, मींस ये वाटर लविंग है। वाटर लविंग है मींस ये हाइड्रोफिलिक है। और ये जो नॉन पोलर पार्ट है ये वाटर हीटिंग है। ये पानी से इंटरेक्ट नहीं करता, जैसे तेल पानी में डिसॉल्व नहीं होता, उससे दूर भागता है। ये वाटर हीटिंग है, तो इसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो आपका जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है ये एक एम्फिफिलिक मॉलिक्यूल है। इसमें एक पोलर हेड होता है जो वाटर लविंग है, और एक नॉन पोलर, इनफैक्ट 2 नॉन पोलर फैटी एसिड टेल्स या हाइड्रोकार्बन चेन्स होती है जो नॉन पोलर होती है, वाटर हीटिंग होती है या हाइड्रोफोबिक होती है। यही रीजन है हमारा जो मेम्ब्रेन है ये सिंगल लेयर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये डबल लेयर में एग्जिस्ट करता है। आप यहाँ पे एक लेयर देख सकते हो फॉस्फोलिपिड की, है ना, ये वाली, और यहाँ पे आपको दूसरी एक लेयर मिल रही है, ये उस लेयर के फॉस्फोलिपिड्स के हेड्स है और ये उनकी टेल्स है। तो ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनता है? क्योंकि जो ये हेड्स है बेटा ये पोलर है। पोलर है मींस ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ये वाटर लविंग है। ये जो टेल्स है बेटा ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर है मींस ये लिपिड जैसे होते हैं, फैट जैसे, ऑयल जैसे होते हैं, जो पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ये नॉन पोलर है। अब अगर ये नॉन पोलर को हम देखें, इन टेल्स को देखें, ये पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, और हमारे सेल के अंदर अगर हम ये अंदर वाला साइड ले, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, क्योंकि इसके अंदर, यहाँ से सेल के अंदर पानी है, सेल के बाहर भी पानी है, तो ये अगर इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया। तो यहाँ भी पानी है, सेल के बाहर भी पानी है। अगर हम सिर्फ इस एक लेयर को कंसिडर करें तो हेड्स तो पानी के साथ इंटरेक्ट कर लेंगी, लेकिन ये टेल्स बाहर वाले पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती है, ये भाग जाएंगी। जस्ट लाइक अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, व्हेन यू ड्रॉप इट ऑन वाटर, आप क्या देखते हो, इट स्प्लिट्स इनटू वेरियस स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो रैंडमली इधर उधर भागते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पानी के साथ लिपिड इंटरेक्ट नहीं कर सकता। वैसे ही यहाँ पे अगर एक लेयर होती तो ये टेल्स जो है ये पानी से दूर भागने की कोशिश करती और मेम्ब्रेन स्प्लिट हो जाता, मेम्ब्रेन बन ही नहीं पाता। तो सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे जो ये लिपिड्स है ये 2 लेयर में आ जाते हैं, जहां पर दोनों के पोलर हेड्स जो है पानी की तरफ फेस करते हैं। एक लेयर के पोलर हेड्स इंट्रासेल्युलर फ्लूइड की तरफ और दूसरी लेयर के टुवर्ड्स द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, और जो इनके जो ये नॉन पोलर टेल्स है ये एक दूसरे को फेस करते हैं। तो यहाँ पे ये पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, सिर्फ इनके हेड्स है जो पानी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और यही रीजन है हमारा फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर है।
क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये दोनों हेड्स है जो कहाँ इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड को फेस करते हैं, और टेल्स जो है ये हाइड्रोफोबिक है, ये टुवर्ड्स ईच अदर एक दूसरे को फेस करती है। इसका जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं बेटा। तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस मॉडल के हिसाब से एक लिपिड बाइलेयर है जिसमें ये पोलर हेड्स है जो पानी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। देन इनकी टेल्स है जो पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन चेन्स है, ये पानी से दूर भागती है, ये नॉन पोलर है। देन हमारे प्रोटीन्स है, कुछ प्रोटीन्स हमारे मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर लगे हुए हैं और कुछ प्रोटीन्स हमारे पेरिफ्रीज पे लगे हुए हैं। जो ये बिल्कुल अंदर रह रहे हैं प्रोटीन्स, इनको हम क्या कहते हैं बेटा? इनको हम इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। और जो ये बाहर की तरफ लगे हुए हैं टुवर्ड्स द पेरिफ्रीज और साइड्स, इनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। उसके बाद हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। देन आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आपको दो फॉर्म्स में मिलेंगे, या तो वो कार्बोहाइड्रेट की चेन्स इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच्ड होंगी, तब हम इनको क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स। और अगर यही कार्बोहाइड्रेट चेन्स प्रोटीन्स के साथ लगी हुई हैं, तब हम इनको क्या कहते हैं? ग्लाइको proteins. So this is your fluid mosaic model. Now the question is why fluid and why mosaic? सिंगर निकोलसन ने ये मॉडल दे दिया, लेकिन इन्होंने इसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों रखा? उसके पीछे रीजन है। फ्लूइड मीन्स व्हाट? हम किसी चीज को फ्लूइड क्यों कहते हैं या कब कहते हैं? जब वो मूव कर पाए, ठीक है। गैस वो एक फ्लूइड है, वाटर वो एक फ्लूइड है। फ्लूइड मीन्स जिसमें मोशन हो, जिसमें मूवमेंट हो, ठीक है, जो मूव करे, तो उसी चीज को हम फ्लूइड कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हमारा मेम्ब्रेन भी फ्लूइड है? यस, हमारा मेम्ब्रेन फ्लूइड है। फ्लूइड है मीन्स इसमें मूवमेंट होती है, इसमें मूवमेंट्स पॉसिबल है, इसमें मूवमेंट्स होती हैं। इनफैक्ट हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, इस मॉडल के हिसाब से इट इज़ नॉट स्टैटिक, इट इज़ डायनामिक। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती है, मोशंस मूवमेंट्स हो रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स अपना काम कर रहे होते हैं। तो ये एक स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें जो चीज़ जैसे है वैसे ही पड़ी हुई है, नहीं, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है बेटा। इसीलिए हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, ये लिविंग है। हम कहते हैं हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है। क्यों लिविंग है? क्योंकि उसमें बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस हो रही है, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें मूवमेंट्स होती है। किनकी मूवमेंट्स होती है? प्रोटीन्स की मूवमेंट होती है और हमारे फॉस्फो लिपिड्स की मूवमेंट होती है। कैसी मूवमेंट होती है? यूजुअली लेटरल मूवमेंट होती है। लेटरल मूवमेंट मीन्स व्हाट? लेटरल मूवमेंट मीन्स मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। लेटरल मूवमेंट मीन्स मैं थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं, थोड़ा थोड़ा मूव करती हूँ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम लेटरल मूवमेंट कहते हैं, जब अपनी पोजीशन से थोड़ा लेफ्ट राइट थोड़ा मूवमेंट हो जाए। जैसे ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है, ओके। अब ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल आप कंसिडर करो, ये थोड़ा मूव करके यहाँ जा सकता है, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ जा सकता है, तो ये अपनी पोजीशंस एक्सचेंज करते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स लेफ्ट राइट थोड़ा मूव कर लेते हैं। तो हमारे फॉस्फोलिपिड्स के मूवमेंट की वजह से ही एक्चुअली हमारी मेम्ब्रेन को हम फ्लूइड कहते हैं। मींस ये मूव करता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करते हैं, ठीक है। अब फॉस्फोलिपिड्स मूव हो रहे हैं तो इनके साथ प्रोटीन्स जुड़े हैं, है ना। एम्बेडेड और इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन्स है। तो फॉस्फोलिपिड्स मूव कर रहे हैं, उनकी वजह से ही हमारे प्रोटीन्स भी मूव कर रहे हैं। प्रोटीन्स भी लेटरली मूव करते हैं, वो भी साइड टू साइड थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमारी लेटरल मूवमेंट्स दोनों में हो जाती है, फॉस्फोलिपिड्स में भी हो जाती है और प्रोटीन्स में भी हो जाती है। अब मूवमेंट हो रहा है तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है? इट इज फ्लूइड। बट क्या ये पूरा ही फ्लूइड है?
क्या ये पूरा फ्लूइड है? जैसे वाटर है वो पूरा एक फ्लूइड है, वो मूव करता है। क्या हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उस तरह से पानी की तरह मूव करता है? नहीं। वैसे मूव करता, उतना फ्लूइड होता तो बिखर ही जाता। हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ये कॉसी फ्लूइड है। ये आपके एनसीईआरटी की टर्म है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये टर्म देखने को मिलती है। बच्चे इन टर्म्स पे ध्यान नहीं देते तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, इट इज कॉसी फ्लूइड इन नेचर। कॉसी मीन्स, इसको आप कह सकते हो सेमी, एग्जैक्ट वर्ड भी नहीं है बट आप इसको सेमी ऐसे समझ सकते हो, थोड़ा सा फ्लूइड, पूरा फ्लूइड नहीं, वाटर की तरह पूरा फ्लूइड नहीं है, बट ये कॉसी फ्लूइड है। कॉसी फ्लूइड है मतलब थोड़ा सा हल्का सा इसका फ्लूइड नेचर है, तो इसमें हल्की सी मूवमेंट्स होती है। जस्ट लाइक ऑयल, ऑयल ज्यादा मूव करता है, तेल पानी की तरह मूव करता है? नहीं, वो हल्का सा ही मूव करता है। आप एक ऑयल का एक बाउल ले लो, उसमें आप कुछ दाने डाल दो, कोई चीनी नमक कुछ डाल दो, आप देखो तेल हिलेगा तो वो चीनी नमक अब उसके साथ ही हिलने लगेगा। बिल्कुल वैसे ही हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। ये हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसको आप तेल समझो, और ये प्रोटीन्स जो है इसके अंदर, ये चीनी हो गई या नमक हो गया, फॉस्फोलिपिड हिल रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो ये प्रोटीन है ये भी हिल रहा है। तो हमारा मेम्ब्रेन कैसा है बेटा? कॉसी फ्लूइड है। तो हमारे मेम्ब्रेन का नेचर, इट इज कॉसी फ्लूइड इन नेचर। नाउ व्हाई मोजेक? मोजेक मतलब क्या होता है बेटा? आपने मोजेक आर्ट सुना है, जहां पे आप डिफरेंट तरह की चीजों को कलेक्ट करके लाते हो और एक आर्ट पीस बनाते हो। तो आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक पर्टिकुलर किसी पैटर्न की चीजों को ला के आर्ट नहीं बनाते, आप रैंडम चीजों को ला रहे हो और एक स्ट्रक्चर जैसा बना रहे हो, एक मोजेक जैसे, एक मोजेक फॉर्म, रैंडम फॉर्म, ठीक है? तो वैसे ही हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी मोजेक अरेंजमेंट है। किनका? प्रोटीन्स का। सिर्फ प्रोटीन्स नहीं, प्रोटीन्स के अलावा और भी कुछ चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, राइट? तो हमारे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक मोजेक फॉर्म में, एक ऑर्डर्ड वे में नहीं, एक स्कैटर्ड वे में हमारे मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चीजें लगी हुई हैं। कहीं पे आप प्रोटीन देखोगे, कहीं पे आप ग्लाइकोलिपिड्स देखोगे, कहीं पे आप ग्लाइकोप्रोटीन्स देखोगे, और ये सारी रैंडम चीजें आके मिलके क्या बनाती हैं? हमारे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती हैं, जस्ट लाइक दैट मोजेक आर्ट। तो इसीलिए इसको मोजेक कहा गया है। तो इन्होंने इसका नाम इसीलिए फ्लूइड मोजेक मॉडल रखा था, जिसमें फ्लूइड नेचर एक्सप्लेन होता है। क्यों? हमारे फॉस्फोलिपिड्स जो है वो फ्लूइड नेचर है, वो मूवमेंट कर पाते हैं। एंड देन मोजेक, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें मोजेक पैटर्न में अरेंज्ड है। सो फ्लूइड मोजेक मॉडल describes plasma membrane as a fluid lipid bilayer with embedded proteins in a mosaic form. Okay, let's move on. अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। लेकिन ये किस परसेंटेज में है? ये आपकी एनसीईआरटी बताती है। हर एक मेम्ब्रेन का डिफरेंट कंपोजिशन है, चीजें वही है लेकिन डिफरेंट परसेंटेज में है। अब यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में एक आरबीसी की मेम्ब्रेन को लिया गया है। आपकी एनसीईआरटी में बहुत जगह बेटा आरबीसी मेंशन्ड है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि सबसे ज्यादा काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिलेटेड किस सेल पे हुआ है, तो आप याद रखोगे आरबीसी। जो भी कोई स्टडीज हुई ना, वो आरबीसी पर ही हुई, और कंपोजिशन भी यहाँ पे आप आरबीसी का ही देखोगे। एज पर योर एनसीईआरटी, आरबीसी के मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या है? इसमें फॉस्फोलिपिड्स है 40%, प्रोटीन्स है 52%, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स, इनफैक्ट और भी बहुत सारी चीजें जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द रेस्ट 8%। तो ये आप याद रखोगे। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। अब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझ लिया, इसके कंपोजिशन को, इसके स्ट्रक्चर को, कंपोनेंट्स को, इसके प्रॉपर्टीज, फ्लूइडिटी, मोजेक पैटर्न, सारी चीजें समझ ली। तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा डिफाइन करना भी सीखते हैं। तो हम सेल मेम्ब्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं? पहले तो सेल मेम्ब्रेन के लिए सिर्फ सेल मेम्ब्रेन टर्म यूज नहीं होती है बेटा, सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे नाम है बेटा। इसको सेल मेम्ब्रेन ही नहीं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बुलाया जाता है, इसको प्लाज्मा लीमा भी कहा जाता है। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में जब ये प्रेजेंट होता है, बहुत सारे ऑर्गेनेलिज में, वहां पे इसका सेपरेट नाम है। पहले इसको सेल मेम्ब्रेन ही कहा जाता था, क्योंकि तब ये नहीं पता था कि सेल के ऑर्गेनेलिज के बाहर भी मेम्ब्रेन है, तो इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता था। फिर जब पता चला कि सेल की ऑर्गेनेलिज के बाहर भी यही सेम मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो तब इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा गया या प्लाज्मा लीमा कहा गया, और बहुत डिफरेंट तरह के नाम इसके लिए रखे गए। तो अब बेटा इसको डिफाइन करते हैं।
सेल मेम्ब्रेन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये बहुत पतली होती है, अब फ्लेक्सिबल और इलास्टिक है। क्यों है? क्योंकि ये फ्लूइड नेचर का है, जो आपने ऑलरेडी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में समझा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ थिन फ्लेक्सिबल इलास्टिक ट्रांसपेरेंट लिविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज लिविंग। लिविंग क्यों है? अगेन इसमें मैंने कहा बहुत सारी चीजें हो रही है, ठीक है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस, कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, बहुत सारे प्रोसेसेस, इनफैक्ट मूवमेंट भी इसमें होती है। तो इट इज लिविंग इन नेचर। देन इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल पे मैं बाद में आती हूँ, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द सेल एंड सेपरेट्स इट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है? सेल क्या है बेटा? ये सेल है और ये सेल के बाहर की बाउंड्री है। जिस तरह से आप अभी अपने कमरे में बैठे हो और आपको कमरे की दीवारें जो है एक बाउंड्री प्रोवाइड करती है, ये दीवारें आपको बाहर से बचाती है, सेफ रखती है, सिक्योर रखती है, आपकी प्राइवेसी मेंटेन करती है। बाहर बारिश हो रही है, बर्फ हो रही है, आपको इन सब चीजों से, शोर शराबे से दूर रख रही है। तो ये एक बाउंड्री है जो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या फैक्टर्स से दूर रखती है, सेपरेट करती है। इन अ सिमिलर वे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि इसके प्रोटोप्लाज्म को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो इसके बाहर कुछ भी है, उससे सेपरेट करती है। सो इट इज अ थिन फ्लेक्सिबल इलास्टिक ट्रांसपेरेंट लिविंग मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द सेल एंड सेपरेट्स इट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो अब ये सिलेक्टिवली परमिएबल क्या है बेटा, इसकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ये प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स सब में पाया जाता है। ऑब्वियसली कोई सेल तभी सेल है जब उसमें ये बाउंड्री है, तभी वो सेल बनी है ना। तो ये सब में पाया जाता है, ये प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई, एल्गी, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, इवन माइकोप्लाज्मा, जो भी कोई सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सिवाय एक चीज के, वायरस के। वायरस जो है बेटा, इसको हम असेल्यूलर कहते हैं। क्या कहते हैं? असेल्यूलर मींस इसमें सेल नहीं है। क्यों? वायरस कैसा होता है? बाहर से क्या होता है? एक प्रोटीन की कोटिंग होती है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इट इज अमेम्ब्रेनस, तो इट इज असेल्यूलर। तो वायरस को छोड़ के इस दुनिया में जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो वापस आते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल पे। तो सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है, ये मैं समझा देती हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, जो आपको समझना है। आप सबके पास फोन है, राइट बेटा? सबके पास फोन है और सबके फोन में आई एम श्योर एक स्क्रीन लॉक होगा। किसी का फोन बिना लॉक के है नहीं। क्यों? क्योंकि आपका फोन आपकी आइडेंटिटी है बेटा। आपके फोन के अंदर आपका डेटा है, आपकी गैलरी में आपके फोटोज है, आपके फैमिली फ्रेंड्स के, आपके मैसेज है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स है, या इवन आपके बैंक अकाउंट्स भी है। तो आप इसको एक स्क्रीन लॉक रख के थोड़ा सिक्योर कर लेते हो, जिससे आप दूसरे जो भी कोई बाहर वाला इंसान है उसको आप एक्सेस नहीं देते। तो ये स्क्रीन लॉक आपको प्रिवेंट करता है, आपके इस फोन को प्रिवेंट करता है, और आप एक्सेस कुछ खास लोगों को ही देते हो, जैसे आपके माँ बाप हो गए, आपका भाई बहन, या आपके फ्रेंड्स, ठीक है? आप उनको, किसी किसी खास इंसान को ही आप एक्सेस अपने फोन के अंदर दे सकते हो। उसी तरह से ये सेल जो है, ये भी अपने अंदर जस्ट लाइक दैट स्क्रीन लॉक, ये अपने अंदर सबको एक्सेस नहीं देता। ये कुछ ही चीजों को अपने अंदर जाने देता है और कुछ चीजों को बाहर ही रोक लेता है। और ये कुछ चीजों को अंदर जाने देना, अलाउ करना, और कुछ चीजों को बाहर रोक लेना, रेस्ट्रिक्ट करना, इसी प्रॉपर्टी को हम सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ चीजों को अंदर जाने देता है और कुछ चीजों की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करता है। आई होप आपको सिलेक्टिवली परमिएबल समझ में आया। तो बेटा यहाँ पे ही इस चीज को भी देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज को एंट्री देता है और किस चीज को एंट्री नहीं देता। तो यहाँ पे आप इस इमेज पे फोकस करो। आप सबको अब पता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसका मेन फैब्रिक जो है, ये किसका बना है? फॉस्फोलिपिड्स का। फॉस्फोलिपिड्स कैसे होते हैं? इनमें ये जो टेल्स आपको दिख रही है, ये मेजर पार्ट क्या है? ये नॉन पोलर है, ठीक है? नॉन पोलर है मींस ये पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है जो भी लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से इजीली जा सकते हैं, तो इनको इजीली एक्सेस सेल के अंदर मिल जाता है। अगर ये सेल का अंदर वाला साइड है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, और ये एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है, आपके एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में बहुत सारी चीजें आपको दिख रही है, लेकिन सेल कुछ ही चीजों को अंदर जाने देगा, सारी चीजों को नहीं। सबसे पहले तो ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स उनको अपने मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली पास होने देगा। उसके बाद हमारे नॉन लिपिड सॉल्युबल मींस हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स या आयंस,
जिन पे चार्ज होता है, उनको हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अंदर इजीली एक्सेस नहीं देता और उनको वापस भेज देता है, इनको रेस्ट्रिक्ट करता है। हाँ, कुछ चीजों को स्पेसिफिक, कुछ नॉन लिपिड सॉल्युबल या कुछ स्पेसिफिक पोलर चीजों को या आयंस को ये अंदर जाने देता है। और कैसे जाने देता है? क्योंकि इस मेम्ब्रेन के थ्रू तो नहीं जा सकता, इन प्रोटीन्स के थ्रू जाता है। ये क्या है बेटा? इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जो एज टनल्स इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है और इनके बीच में से चीजें अंदर जाती है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। अब ये चीजें अंदर कैसे जाती है, किस मैकेनिज्म से जाती है, सारी चीजें वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। ये चीजें अंदर कैसे जाती है, किस मैकेनिज्म से जाती है, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, उनको अच्छे से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बहुत इजी वे में समझेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।